हाय एवरीवन, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ITR 1 और ITR 4 ऑनलाइन अवेलेबल है और आप चाहें तो अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं और इन पॉइंट्स को जानने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपके केस में बेस्ट ITR फाइलिंग पीरियड कौन सा होना चाहिए। कब आपको अपनी ITR फाइल करनी है ये आप खुद से डिसाइड करिएगा, लेकिन पहले हमारा वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बीच में स्किप मत करिएगा, सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। मैं हूं CA श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपकी ITR फाइलिंग कंप्लीट करते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या आप कोई पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ITR को जल्दी फाइल करना क्यों रिस्की हो सकता है? क्योंकि जून से पहले आपका जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो अपडेट नहीं होता है। कैसे? चलिए जानते हैं। आपने एक नाम सुना होगा TDS। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक तरह से एडवांस टैक्स होता है जो कि आपकी इनकम में से काट लिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बैंक FDs पर TDS डिडक्ट करते हैं, तो FD पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट आपकी एक इनकम है और इनकम के ऊपर बैंक TDS डिडक्ट करता है, मतलब कि एक एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। और जो भी ये TDS की फिगर होती है ये आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होती है कि आपकी इतनी इनकम पर इतना TDS काटा गया है। इस TDS का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, आपकी इनकम कम है, तो आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो ये TDS आपकी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाता है और आपका टैक्स थोड़ा कम हो जाता है। अब जरा हम समझ लेते हैं कि इस TDS को डिपॉजिट करने की लास्ट डेट्स क्या होती हैं। तो जब भी कोई डिडक्टर हमारा TDS काटता है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बैंक समझ लेते हैं, अगर बैंक ने आपका TDS काटा है तो जिस भी महीने में वो TDS काटते हैं उसके अगले महीने की 7 तारीख से पहले उसको डिपॉजिट करते हैं। जैसे कि अगर जून में काटा गया है तो 7 जुलाई से पहले उसको डिपॉजिट करना है। अगर जुलाई में काटा गया है तो 7 अगस्त से पहले उसे डिपॉजिट करना है। तो इसी तरह से जो मार्च के महीने का TDS होता है वो वैसे तो 7 अप्रैल से पहले जमा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मार्च का महीना बहुत बिजी महीना होता है तो गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंशन देती है और इसको डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट होती है वो 30 अप्रैल होती है। और इस TDS डिपॉजिट की रिटर्न्स भी फाइल करी जाती हैं। तो जो बैंक होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या आपका एम्प्लॉयर है जो सैलरी पर TDS डिडक्ट करता है, तो वो इन TDS की रिटर्न्स भी फाइल करते हैं। और जब ये रिटर्न्स फाइल होती हैं तभी आपके 26 AS में ये TDS रिफ्लेक्ट होता है। और रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है? तो ये जो रिटर्न्स होती हैं ये क्वार्टरली फाइल होती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न होती है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मई होती है। तो 31 मई तक आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं या जो भी डिडक्टर हैं वो अपनी TDS की रिटर्न्स को जमा करते हैं। अब 31 मई को उन्होंने रिटर्न्स लगाई हैं तो एकदम से पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं और इनको रिफ्लेक्ट होने के लिए 5 से 10 दिन का समय चाहिए होता है। तो मई का महीना पूरा चला गया और जून के फर्स्ट वीक में या मिड ऑफ द जून आपका ये TDS का डेटा 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए अगर कहीं से भी आपका कोई TDS डिडक्ट होता है तो आपको अपने 26 AS में एक बार चेक ज़रूर कर लेना है कि आपकी मार्च तक की एंट्रीज आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं। अगर मार्च तक का TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको अपनी ITR को होल्ड करना है और अभी ITR फाइलिंग नहीं करनी है। आगे हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप गलत ITR को फाइल कर देते हैं। अब रिटर्न फाइल करने से पहले हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और डिपार्टमेंट को दिख रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट हो जाने चाहिए, तभी आपको अपनी ITR को फाइल करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर मिलते हैं और इन्हें कोई भी आसानी से डाउनलोड कर सकता है? तो इसमें आते हैं आपके 26 AS, आपका AIS और TIS।
26AS में आपकी सारी TDS की एंट्रीज रिपोर्ट होती हैं और AIS में आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट होती हैं। AIS में 70 से ज़्यादा ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं और ये पूरी तरह से 31 मई तक रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे कि प्रीवियसली डिस्कस किया कि TDS रिटर्न्स की जो लास्ट डेट होती है वो 31 मई होती है। तो 31 मई के बाद ही आपके ये AIS, TIS और 26AS अपडेट होते हैं। AIS में कौन कौन सी इनकम्स रिपोर्ट होती हैं, जैसे कि आपका FD का इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट की कोई भी इनकम है, क्रिप्टो करेंसी है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स का आपने कोई पेमेंट किया है, सेक्शन 194J में आपको कोई प्रोफेशनल इनकम रिसीव हो रही है, या आपकी कोई बिजनेस इनकम है जिस पर कि TDS डिडक्ट हो रहा है, या आपने काफ़ी ज़्यादा कैश विड्रॉल्स किए हैं या कैश डिपॉजिट किया है, आपकी सैलरी है, बैंक का इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट का डिविडेंड है, म्यूचुअल फंड से डिविडेंड है। तो बहुत सारी ऐसी इनकम्स हैं जो कि रिपोर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उन लोगों के लिए जो कि सैलरीड क्लास हैं। फॉर्म 16 में आपकी सैलरी का पूरा डेटा होता है, आपको कोई परक्विजिट्स मिल रहे हैं या एम्प्लॉयर से कोई गिफ्ट मिला है या आपके डिडक्शंस कितने हैं, टैक्स पेबल कितना है। फॉर्म 16 में ये पूरा डेटा रिफ्लेक्ट होता है और इस फॉर्म 16 को इशू करने की जो लास्ट डेट होती है वो 15 जून होती है। मतलब ये गवर्नमेंट ने ही कहा हुआ है कि आप 15 जून तक अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 प्रोवाइड करवा दें, लेकिन क्योंकि ये इंडिया है 15 जून तक कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है और काफ़ी लेट हो जाता है। जुलाई में अक्सर एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 प्रोवाइड करवाया जाता है और जब तक आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल ना हो तब तक आप अपनी ITR को डिले करिए, अपनी ITR को फाइल मत करिए, क्योंकि अगर डेटा मिसमैच हो गया आपके फॉर्म 16 में और आपके ITR में तो आपको नोटिस आ सकता है। अब ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे जो हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अगर इन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारा ITR का डेटा मिसमैच कर जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या एक्शंस हो सकते हैं जो कि डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ ले सकता है। अगर आपका ITR का डेटा 26AS या फिर AIS से मिसमैच कर रहा है तो आपको सेक्शन 139(9) का नोटिस आ सकता है, जो कि होता है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस अगर आपको मिलता है तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है कि आपको सिर्फ अपनी ITR को रिवाइज करना होता है, क्योंकि वो आपके AIS, TIS और 26AS के साथ मैच नहीं कर रही है। ITR को रिवाइज करने के लिए आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है और अगर आप 15 डेज़ के अंदर इसे फाइल नहीं करते हैं तो अगेन आपको नोटिस सेंड कर दिया जाता है। लेकिन बार बार नोटिस आने पर भी अगर आप अपनी ITR को फाइल नहीं करेंगे तो आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी और ऐसा माना जाएगा कि आपने ITR को फाइल ही नहीं किया है। तो सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव नोटिस आने पर अपनी ITR को रिवाइज कर दें, लेकिन रिवाइज ITR में आपका डेटा करेक्टली मैच होना चाहिए आपके AIS के साथ और आपके 26AS के साथ। दूसरा है सेक्शन 143(2) का नोटिस। अगर आपका डेटा करेक्टली मैच नहीं करता है तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस मिल सकता है। और फिर आता है सेक्शन 148। ये नोटिस आपको असेसमेंट ईयर एंड होने के 4 साल बाद तक भी भेजा जा सकता है अगर आपने कोई भी इनकम गलत दिखाई है या डिपार्टमेंट के पास कोई भी ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे पता चलता है कि आपने किसी इनकम को हाइड किया है। जैसे कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आ रहा है, आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल की, वहाँ से आपको पैसा रिसीव हुआ है लेकिन उसे आपने अपने ITR में नहीं दिखाया है, और सेक्शन 148 का नोटिस आपको 4 साल तक भेजा जा सकता है। तो उस समय पर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जो भी इनकम आपने हाइड की है या गलती से रह गई उसको आप दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप अपडेटेड ITR फाइल करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लेट फीस और पेनल्टीज़ देनी पड़ती हैं जो कि अप टू डबल और ट्रिपल हो जाती हैं। तो फिर हमारा आइडियल टाइम क्या होगा, हमें कब अपनी ITR को फाइल करना चाहिए? अगर हम आइडियल टाइम की बात करें तो 31 मई के बाद यानी कि जून, मिड ऑफ द जून, 10 जून के बाद आप अपनी ITR को फाइल करें। लेकिन तब भी आपको एक बार चेक ज़रूर कर लेना है कि आपका AIS, TIS और 26AS अपडेट हो चुके हैं और उसमें मार्च तक की TDS एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपको अर्जेंट फाइलिंग करनी है, जैसे कि आपको लोन के लिए अप्लाई करना है या आपको वीज़ा लेना है, तो उस केस में आपको क्या करना है?
अगर आपको अर्जेंट अपनी ITR चाहिए है तो अपनी ITR को बहुत केयरफुली फाइल करिएगा और अपने बैंक स्टेटमेंट्स के साथ मैच कर लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी इनकम ना आ रही हो जो कि आपने अपने ITR में नहीं दिखाई है। आपके AIS और 26 AS से ITR को मैच कर लीजिए और जो भी ऐसी जगह है जहां पर कि आपने अपना पैन लगाया हुआ है उन सोर्सेज से आपको जो भी इनकम होती है वो अपने ITR में ज़रूर रिपोर्ट करिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट इनकम, स्टॉक मार्केट में हमारा पैन लगा होता है, इसलिए वहाँ की जो भी इनकम्स हैं वो हमारे AIS में रिपोर्ट हो जाती हैं। अगर करेंटली रिपोर्ट नहीं हो रही हैं तो कुछ समय के बाद रिपोर्ट हो जाएंगी। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी है, ऑनलाइन गेमिंग है या किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आपको कोई रिसीट्स मिलती हैं, वहाँ पर TDS डिडक्ट होता है। तो ये सारी जगह भी जहाँ पर कि आपने पैन लगाया हुआ है उनको अपने ITR में रिपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब मान लेते हैं कि आपने फाइलिंग तो कर दी लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपने गलत फाइल कर दिया और आपके पास नोटिस आ जाता है, तब आपको क्या करना है। अगर आपने ITR गलत फाइल कर दी है और आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर 2026 तक अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR है। ITR को रिवाइज करने पर कोई भी लेट फीस नहीं ली जाती है। 31 दिसंबर तक आप अपनी ITR को विदाउट लेट फीस रिवाइज कर सकते हैं। और इस साल से एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है कि अब आप अपनी ITR को 31 मार्च 2027 तक रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिवाइज कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको कुछ लेट चार्जेस देने पड़ेंगे। ये लेट चार्जेस कितने होंगे, क्या होंगे, ये अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। तो अभी तक तो प्रोविजन था कि आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ती थी अपने ITR को रिवाइज करने पर, लेकिन अब थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आप रिवाइज करते हैं तो थोड़ी सी लेट फीस आपसे चार्ज की जाएगी। अब यहाँ तक हमने क्लियरली काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि आपको कब अपनी ITR को फाइल करना है, क्यों फाइल करना है, और अगर आपने गलत फाइल कर दी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और आप कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स इसके लिए ले सकते हैं। अब हम एक बोनस टिप ले लेते हैं। जब भी आप अपनी ITR को फाइल करें तो ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि आपने जिस भी बैंक में अपना रिफंड क्लेम किया है वो बैंक आपका प्री वैलिडेट होना चाहिए। अगर आपके बैंक का मर्जर हो गया है या आपके बैंक का IFSC कोड चेंज हो गया है या आपने अपना बैंक क्लोज कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर कर लेनी है, चेक कर लेनी है और देख लेना है कि जिस भी बैंक में आप अपना रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं उसका सही IFSC कोड आपने रिपोर्ट किया हुआ है और वो प्री वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफ़ंड है कि नहीं। इसके अलावा आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो भी पैन नंबर है, एड्रेस आपने जो कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है, जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं या जो आपने ईमेल ID दी हुई है अपने पोर्टल पर, वो भी करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ITR किसी और से फाइल करवाते हैं और वो अपनी ईमेल ID या कॉन्टैक्ट डिटेल्स पोर्टल पर दे देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ जाता है या कोई भी कम्युनिकेशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो आपको पता नहीं चल पाती है। इसलिए अगर आप किसी और से भी ITR फाइल करवाते हैं तो एक बार खुद से जो भी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनको चेक ज़रूर कर लें कि वो सही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। उसको एडिट कर सकते हैं, आप एडिट करके अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल ID वहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ ही आप समय समय पर अपने पोर्टल को ज़रूर चेक करें कि उसमें 26 AS करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपने जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स दी हुई हैं वो आप ही की हैं, ना कि आपके अकाउंटेंट की या आपके CA की। इसके साथ ही आप समय समय पर अपने पासवर्ड को भी चेंज करते रहें। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि ITR फाइलिंग हमें कब करनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ITR अभी फाइल करनी है या फिर जून में फाइल करनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी ITR फाइल कर देंगे तो जल्दी हमारा रिफंड आ जाएगा, तो इसके लिए आप अपना एक बार 26 AS ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें TDS की एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं। अगर TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और बाद में वो TDS रिफ्लेक्ट हो जाता है जून में, तो फिर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा और आपको फिर से अपनी ITR को फाइल करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।